तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, रेडियो सक्रिय तत्व। तो हम चर्चा करेंगे रेडियो सक्रिय तत्व किसको कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व। दरअसल गौर से सुनना है, प्रकृति में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे स्वयं अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहती है। अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहती है, ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। पुराने समय में इसे हम लोग रेडियो धर्मिता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता के नाम से जानते हैं, जिनकी खोज हेनरी बेकोरल ने किया था। रेडियो सक्रियता तो की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकोरल ने किया था। इसीलिए इसके सम्मान के लिए बेकुरल रे रखा गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है बेकुरल रे भी कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व को कौन सा किरण कहते हैं, बेकुरल रे कहते हैं। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय तत्व से आपका 3 प्रकार का किरण निकलता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकलता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से चार्ज करेंगे। अल्फा क्या होता है, अल्फा पर चार्ज क्या होता है, अल्फा पर जो है अल्फा का द्रव्यमान क्या होता है, बीटा उसका आयनीकरण क्षमता क्या होता है, तरह तरह का प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि अल्फा की खोज कौन किया था, बीटा की खोज कौन किया था, गामा की खोज कौन किया था। यहाँ पर अभी हम चर्चा किए आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहते हैं। वैसा एलिमेंट जिससे स्वयं अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहती है, ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। पुराने समय में इसे रेडियो धर्मिता के नाम से जानते थे हम लोग। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकोरल ने किया था। इसीलिए इसके सम्मान को, इसके नाम को अमर करने के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बेकोरल रे के भी नाम से जानते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसने किया था, आपका हेनरी बेकोरल ने किया था, याद रखना है। ठीक है, और अगर इसकी मात्रक की बात करते हैं तो रेडियो सक्रिय तत्व का मात्रक क्यूरी होता है, जो मेजर मात्रक होता है क्यूरी होता है, रदरफोर्ड भी होता है, उसके बाद बेकोरल भी होता है। 3 मात्रक होता है, याद रखिएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। पहला रेडियो सक्रिय तत्व का मात्रक रेडियो सक्रिय तत्व का मात्रक क्यूरी होता है, उसके बाद जो है बेकोरल, उसके बाद जो है आपका रदरफोर्ड। ये 3 मात्रक होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे आखिर में अल्फा बीटा गामा रे का किरण का खोज किसने किया। तो रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताए थे कि अल्फा का खोज किसने किया, बीटा का खोज किसने किया, यानी कि गामा पर खोज या गामा का खोज किसने किया, ये सारा चीज पता चल जाए आपको। ये रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट किए थे रदरफोर्ड साहब ने, एक शीश कक्ष लिए थे जिसको हम लोग कहते हैं लेड चैम्बर। क्या कहते हैं, लेड चैम्बर, शीश कक्ष। उसमें यूरेनियम का साल्ट रखे थे। क्या रखे थे, यूरेनियम का साल्ट रखे थे। कहेगा कि बताइए रदरफोर्ड साहब ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि अल्फा बीटा गामा की खोज करने के लिए किस कक्ष का प्रयोग किया था, तो शीश कक्ष। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे शीश कक्ष के नाम से। क्या, कौन सा कक्ष, शीश कक्ष। मतलब शीशा का जो चेंबर बना होता है उसमें क्या किए थे, यूरेनियम साल्ट लेकर के अल्फा बीटा गामा की खोज किए थे। अब इसका प्रयोग के जरिए हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने क्या किए थे, इससे में अल्फा किरणों का प्रहार किए। क्या किए, अल्फा किरणों का प्रहार किए इसमें। तो यहां से आपका 3 प्रकार का किरण इसको दिखाई पड़ा, और यहाँ पर एक आवेश रख दिए। ठीक है, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। जैसे यहां से किरण निकला तो ये किरण जो है इस ओर गमन हो गया आपका। ठीक है, फिर दूसरी किरण निकल करके इस ओर चला गया। कहने का मतलब है यहां माइनस आवेश, यहां माइनस, यहां आवेश रखा है, मान लीजिए यहां प्लस है, एक इस ओर चले गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस ओर गया होगा तो ये कौन गया होगा, कौन सा किरण गया होगा, कौन से चार्ज वाले कण गए होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पहले से आपका पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में
एट्रैक्शन का गुण होता है, आकर्षण का गुण होता है कि नहीं। अलग अलग आवेशों के बीच एट्रैक्शन होता है और समान चार्जों के बीच एट्रैक्शन होता है, जबकि समान चार्जों के बीच रिपल्सन होता है, जिसको हम लोग विकर्षण भी कहते हैं, और विकर्षण का दूसरा नाम प्रतिकर्षण भी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्लस है, तो इसके बीच कौन आया होगा, माइनस आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आवेश माइनस है, इसका मतलब इसको जो खींचा होगा, कौन खींचा होगा, माइनस है, तो किसको बुलाया होगा, अपोजिट लिंक, मतलब अपोजिट लिंक। ठीक है, तो इसको यहाँ पर प्लस बुलाया होगा। अब जो यहाँ माइनस था दरअसल, और रदरफोर्ड साहब ने बोला कि नहीं जो माइनस है दरअसल वही अल्फा है, सॉरी बीटा, क्या है, बीटा। और जो प्लस चार्ज है जो इधर आया है वह क्या है, अल्फा है, जो सीधे निकल गया गामा है। तो ये कहने का मतलब है रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किए थे। अल्फा की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड साहब। बीटा की खोज रदरफोर्ड, गामा की खोज भी आप देखें इस प्रयोग से रदरफोर्ड साहब ने किया था। अब यहाँ पर चार्ज भी देखें, अब क्या चार्ज देखें, अल्फा पर जो चार्ज देखें वह पॉजिटिव था। पॉजिटिव में भी डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा पर चार्ज आपका नेगेटिव है और गामा पर चार्ज आपका क्या है, शून्य है। ये तीनों तरह से आप चार्ज इसका देख लिए। कहेगा अल्फा पर चार्ज होता है डबल पॉजिटिव चार्ज, दो धन आवेश होते हैं, और गामा पर चार्ज क्या होता है, बीटा पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और गामा पर चार्ज क्या होता है, आपका शून्य होता है। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी एलिमेंट, हम कैसे जानेंगे कि कोई भी एलिमेंट रेडियो सक्रिय एलिमेंट है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ हमको फॉर्मूला ध्यान में देना होता है, या फिर एक लॉजिक है, दोनों चीज हम बताएंगे। क्या, एक लॉजिक भी देंगे। ठीक है, पहले हम लॉजिक बता देते हैं, लॉजिक क्या है। ठीक है, 80 संख्या, परमाणु संख्या 83 के पश्चात, कहने का मतलब है एटॉमिक नंबर 83 के पश्चात जो भी एलिमेंट आता है, 84, 85, 86, 87, 88, 89, थोड़ियम 90, जो भी एलिमेंट होंगे वह आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। ये एक तरीका है। क्या बोले हम, परमाणु संख्या 83 के पश्चात जो भी एलिमेंट होंगे वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, और परमाणु संख्या 83 के पश्चात उस ऐसे एलिमेंट हैं जो कि 83 से पहले हैं वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सर इसमें तो कंफ्यूजन लगा रहा, हाँ, लेकिन 83 से पहले जो है मात्र 3-4 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको रट लेंगे तो काम बन जाएगा, आपका सारा चीज उधर कवर हो जाएगा, है कि नहीं। तो परमाणु संख्या 47, परमाणु संख्या 37, ये सब जो है आपका क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 83 से पहले है फिर भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये दरअसल एक लॉजिक है। ठीक है, ये मैक्सिमम एलिमेंट्स को आप समझ गए। 83 के पश्चात जो भी एलिमेंट होगा वह सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। इससे पहले दो एलिमेंट, 3 एलिमेंट जो भी है वह भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। बोलिए समझ में आया बात। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा फार्मूला क्या होता है उसको समझना है। अभी तो आप समझ गए ना, 83 के पश्चात जो भी एलिमेंट होगा वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। यही कारण है आप पढ़े होंगे यूरेनियम 92 कैसा एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे, अब फार्मूला क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या नहीं है। मेरा बातों को ध्यान देना, ठीक, ये सब चीजों को लिखिए, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जब आप लिखिएगा तभी आपका दिमाग में सेट रहेगा। ये बेसिक भी है, आपका याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब n/p बराबर 1.5 या इसके बराबर हो, 1.5 के बराबर हो n/p का अनुपात। क्या बोले हम, n/p का अनुपात, यहाँ n का मतलब न्यूट्रॉन, p का मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का अनुपात अगर 1.5 है या फिर 1.5 से अधिक है तो वह जो है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। अगर 1.5 से 1.5 से अगर कम है तो वह नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम 11 और इसका द्रव्यमान संख्या 23, बताइए, आपको हम पढ़ा दिए थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। सोडियम में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या में ये आपका घटा दीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा दीजिएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया 23 में से 11 घटाइएगा, कितना बचेगा 12। यहाँ क्या कह रहा है, n/p का अनुपात, यानी कि न्यूट्रॉन कितना हो गया जी 12 और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना हो गया
गया आपका 11। अब 11 को 12 से भाग लगा दीजिए तो 11 का 11, अब पॉइंट दिए यहाँ पर 1 आया 0, अब नहीं लगे यहाँ पर 0 दिए, यहाँ पर 100, 11 9 99 यानी कि 1.09 आया। तो 1.09 आया तो क्या ये 1.5 से कम है कि नहीं? बिल्कुल 1.5 से कम है। और क्या ये 83 से कम है कि नहीं? एटॉमिक नंबर 11 है। तो हाँ सर, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये देखिए, इसमें कोई अपवाद नहीं है, एकदम सीधा कंडीशन है। न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का अनुपात अगर 1.5 है या फिर 1.5 से अधिक है तो वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, अगर उससे कम है तो वह नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। याद रखिएगा, यहां से एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक में थोड़ा सा अपवाद वाला रूल फॉलो करना पड़ता है कि 83 के पश्चात जो भी एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ एलिमेंट हैं, 2-4 एलिमेंट 47 37 ये सब नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। N/P का अनुपात अगर 1.5 हो या 1.5 से अधिक होगा तो वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, अन्यथा नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। अब हम लोग जानेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसी घटना है। तो एक नाभिकीय घटना है। क्योंकि नाभिकीय घटना इसीलिए है क्योंकि इसमें नाभिक इन्वॉल्व होता है। जैसे नाभिक टूटता है तो आपको दिखाई पड़ेगा उसमें बहुत सारे कण रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहता है कि नहीं? तो इसी वजह से कुछ ऐसे रेडियो एलिमेंट हैं जिसमें कि हम लोग नाभिक में अल्फा बीटा गामा रे स्पेशल रूप से डाल देते हैं, उसकी थोड़ी सी मात्रा डाल देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये सब खतरनाक किरणें हैं ना, तब ना हम लोग कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व भी बनाते हैं। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व जैसे हम लोग सोडियम आयोडीन 131 का प्रयोग, कैंसर का इलाज के लिए गामा किरणों का प्रयोग, है कि नहीं? कोबाल्ट 60 गामा किरणों का प्रयोग। तो कहने का मतलब यह है, आपका जरा सा ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व और एक कृत्रिम, है कि नहीं? तो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने किया था। जबकि कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व की खोज, ठीक है, पी एरी क्यूरी एवं एफ जूलियट ने किया था। क्या बोले? पी एरी क्यूरी एवं एफ जूलियट ने किया था। और रेडियो सक्रिय तत्व को जो हम लोग मापते हैं, किस उपकरण में मापते हैं? तो गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रिय तत्व को मापा जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किससे मापते हैं हम लोग? गाइगर मूलर काउंटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे, अल्फा पर चर्चा करेंगे। अब अल्फा से तुलना करेंगे। अल्फा पर चार्ज डबल पॉजिटिव होता है। अल्फा की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब अल्फा पर चार्ज डबल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का तुलना पॉजिटिव किसको? प्रोटॉन, यानी कि अल्फा किसके सदृश है? प्रोटॉन के सदृश है। और जो प्लस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? सॉरी, जो प्लस होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, एनोड रे। इसको हम लोग एनोड रे भी कह सकते हैं। निगेटिव जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रे भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कहेगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड रे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कैथोड पर चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। कैथोड बोल रहे हैं बाबू, केटायन नहीं बोल रहे हैं। केटायन बोलते हैं तो केटायन देखो, एक होता है आयन, दो प्रकार का होता है। आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं, जिसमें आवेश है, जिसमें चार्ज है, ठीक है, उसको आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? आयन दो प्रकार का होता है। एक होता है केटायन, एक होता है एनायन। तो यहाँ पर केटायन पर चार्ज पॉजिटिव, एनायन पर चार्ज निगेटिव, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर केटायन नहीं की कैथोड की बात हो रही है। क्या? कैथोड की बात हो रही है, तो इसीलिए कैथोड में चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। और निगेटिव चार्ज किस पर होता है? परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं आपका, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इस पर चार्ज शून्य होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे के भी नाम से जानते हैं। और आज और एक जानिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जब आप देखें क्या था? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव था और बीटा पर चार्ज क्या था? निगेटिव था। बीटा पर निगेटिव था। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन किसके सदृश है? तो बीटा के सदृश है। ठीक है, अब प्रोटॉन पर चार्ज देखें, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस है और अल्फा पर भी चार्ज प्लस है। तो क्या प्रोटॉन किसके सदृश हैं? तो प्रोटॉन जो है आपका किसके सदृश है आपका? तो ये बीटा के सदृश है, सॉरी अल्फा के सदृश प्रोटॉन, है कि नहीं? अब बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? 0। ये गामा के सदृश है। किसका सदृश है? तो गामा के सदृश है, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए, रेडियो सक्रिय कैसी घटना है? एक नाभिकीय घटना है। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे? उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा किरण निकाला जाए तो क्या परिवर्तन होगा, एक बीटा निकाला जाए तो क्या परिवर्तन होगा, एक गामा निकाला जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो 3 प्रकार के हम लोग, हाँ इससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं बीटा पर। अल्फा पर चेक कर दिए, ठीक है, बीटा पर भी कर देते हैं। तो बीटा पर चार्ज क्या होता है? आपका निगेटिव होता है कि नहीं? बीटा पर क्या होता है? आपका निगेटिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रॉन के सदृश रखा गया है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज निगेटिव होता है। उसके बाद गामा, गामा पर चार्ज शून्य होता है, ठीक है, गामा पर चार्ज शून्य होता है। और सबसे अधिक भेदन क्षमता की अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा हम लोग तुलना करेंगे, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरण की होती है, ठीक है। और अगर बात करें आयनीकरण की क्षमता, जिसमें आयन की संख्या ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा आयनीकरण की क्षमता किसमें होता है? अल्फा किरणों में होता है कि नहीं, डबल आयन। तो आयनीकरण क्षमता बोलेगा सबसे अधिक किसमें होती है? तो अल्फा में, ठीक। उसके बाद अगर कहेगा कि बताइए सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होता है, तब वहां आपको जवाब देना है गामा किरणों में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा निकाला जाए तो क्या क्या परिवर्तन होगा। मान लीजिए कोई रेडियो एलिमेंट एक्स, क्या है? एक्स, नीचे जेड रहता है, क्या रहता है? जेड। इस जेड को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ऊपर क्या रहता है बाबू? ए रहता है। इस ए को एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। अब आपको बताना है ये जेड, जेड यहाँ जो है, ये जो एक्स है कोई एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट, इसे एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो कहता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर एक अल्फा किरण, यहां से मान लो एक अल्फा किरण निकाल दें, अगर एक अल्फा किरण निकालते हैं तो परमाणु संख्या में निकाल रहे तो कमी होगी, परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी। तो इसमें जेड में से हमको 2 घटा देना, ठीक। और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, इस ए में से 4 को घटा देना है। अब जो एलिमेंट बचेगा यहाँ पर, ठीक है, वही बचेगा आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो कहने का मतलब है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्रश्न पूछेगा कि एक अल्फा कण निकाला जाए तो क्या परिवर्तन होगा? परमाणु संख्या में 2 की कमी, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, नजर डालिए इस चीज को, देखिए, ठीक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यह भी प्रश्न कह सकता है कि मान लीजिए यहां कोई एलिमेंट है, ठीक है, दे देगा आपको 92 दे देगा, मान लीजिए यूरेनियम 92 दे दिए, ठीक है। अब बताइए यहां पर यूरेनियम 92 234 दे दिया मान लीजिए। अब कहेगा इस यूरेनियम 92 234 से एक अल्फा किरण निकालेंगे तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, उसका परमाणु संख्या क्या हो? ऑटोमेटिक है, इसका परमाणु संख्या 90 तो 2 घटा दे, 92 है, 2 घटा दीजिए तो कितना होगा? 90। अब जो 90 है वह किसका होता है? TH, थोरियम का होता है। किसका होता है? थोरियम का होता है। और इसमें आपको 4 घटाने नहीं आता है क्या? 234 में से 4 घटाने के लिए नहीं आता है क्या? घटा दीजिए 230। तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर एक अल्फा निकाला जाए तो परमाणु संख्या में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम लोग चर्चा करेंगे बीटा पर। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से किसका? बीटा किरण निकालने पर। क्या बोलेंगे? बीटा कण निकालने पर। तो बीटा कण निकालने पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना है। जैसे मान लीजिए आपका एटॉमिक नंबर ए, ये एलिमेंट है। अब जेड है तो कहा जाता है नीचे जो एलिमेंट है उसमें परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है और यहां पर नो चेंज, यानी कि द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा? द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन परमाणु संख्या में एक निकालने की जगह एक वृद्धि हो जाएगी। किसमें? देखिए बीटा किरण बोल रहे हैं, बीटा किरण निकाल रहे हैं, दरअसल निकाल तो रहे हैं लेकिन दरअसल निकल कहां रहा? निकलता तो घटता, निकलेगा तो कमी होगा। कहीं से चीज अगर निकलेगा तो घटेगा, कमी होगा। तो यहाँ पर कमी नहीं होकर के हम एक जोड़ ही दिए। ये रूल है, नियम है, याद करना पड़ेगा आपको। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, दरअसल ये नियम है, तो नियम को समझना है। तो कहने का मतलब है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक बीटा किरण निकाला जाए तो कहा जाता है कि परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है।
जैसा कि आप यहां पर देखें। और द्रव्यमान संख्या में नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा द्रव्यमान संख्या में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब रहा बात किसमें, अब रहा बात आपका गामा किरण। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर गामा किरण निकाला जाए, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर गामा किरण निकाला जाए तो परमाणु संख्या में ना तो कमी आएगा ना तो वृद्धि होगा, जस का तस रहेगा। कहने का मतलब यहां अगर ए है तो यहां ए है, यहां जेड है तो यहां जेड है, नीचे जेड लिखा जाता है। कब? जब गामा किरण को निकाला जाए तब। तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक गामा किरण निकाला जाए तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्या होगा? कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, याद रखिए। अब यहां से एक खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जेड है, ऊपर ए है। अब कहेगा इसमें दो, एक अल्फा और दो बीटा निकाला जाए। क्या बोल रहा है? एक अल्फा और दो बीटा निकाल रहा है, तो एक अल्फा निकालेगा तो इसमें दो की कमी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 92 है तो दो की कमी ये 90 होगा, और ये 234 है तो 200 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ है ना। अब फिर क्या कर रहे हैं हम, एक अल्फा निकाल रहे हैं ना, अब दो बीटा निकाल रहे हैं, दो बीटा निकाल रहे हैं। तो दो बीटा निकालना मतलब एक बीटा निकालते हैं तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाता है, जैसे कमी नहीं होता, इसमें एक की वृद्धि हो जाता था। अब 90 है तो अब कितना हो जाएगा? पहले एक को निकालिए आप। मान लीजिए एक बीटा निकाल रहे हैं आप, ठीक है, तो ये 90 है तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। मान लीजिए कोई एलिमेंट जो भी हो, उसके बाद नो चेंज। फिर यहां से फिर एक और निकालेंगे तो एक और वृद्धि होगा, 92 एलिमेंट, फिर यहां से 230 जो भी है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या नो चेंज होता है। अब एक बात बताइए, यहां से प्रश्न पूछेगा कि यदि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से एक अल्फा निकालेंगे और दो बीटा निकालेंगे, तो जो मान लीजिए एक अल्फा निकालेंगे तो दो परमाणु संख्या में दो की कमी आया, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी कर दिए। लेकिन यहां के बाद क्या हुआ, जैसे दो बीटा निकाले तो एक बीटा के लिए एक जोड़े, फिर और एक बीटा के लिए एक जोड़े, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां एटॉमिक नंबर 92 आ गया, और यहां भी एटॉमिक नंबर 92 आ गया। तो क्या कुछ दिखाई पड़ा? सर इसका भी एटॉमिक नंबर 92, इसका भी एटॉमिक नंबर 92, कहने का मतलब है दोनों का एटॉमिक नंबर समान है। अगर दोनों का एटॉमिक नंबर समान है कोई भी एलिमेंट में, तो इसका मतलब है कि वह समस्थानिक का गुण स्थापित करता है। यानी कि अब इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स समस्थानिक कहते, इसी घटना को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, वैसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर समान हो, नीचे वाला समान हो ऊपर वाला कुछ भी रहे, A1 A2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला समान है, एटॉमिक नंबर समान रहे, तो ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं ऐसा तत्व, वैसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, है कि नहीं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। कहेगा समस्थानिक किसे कहते हैं, वैसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। कहने का मतलब है, समझ रहे हैं बातों को। जैसा कि आप देखें ये भी 92, ये भी 92। अब कहेगा यहां से प्रश्न पूछेगा, यदि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा और दो बीटा निकाला जाए तो किसका निर्माण होता है? कहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोबार, आइसोटॉप्स। क्या मारना है? आइसोटॉप्स मारना है, समस्थानिक मारना है कि नहीं आंसर में? तो समस्थानिक हम लोग मारेंगे। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि हमको लगता है कि अब ज्यादा टाइम लेनी है आपको, 24 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है अभी। तो कहने का मतलब है, तो इसीलिए हम सोचते हैं और इसमें लंबा वीडियो ना करें, ठीक है। पुनः फिर दोबारा हम टॉपिक फिर इसको पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग ये कवर करेंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है,
पृथ्वी वगैरह की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, लेकिन उसके बाद उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, पहला परमाणु बम जो गिराया गया था नागासाकी पर अपन 9 अगस्त को, सॉरी, पहला गिराया गया जापान की हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी पर, ये सब चर्चा करेंगे। सब इसी टॉपिक का ये भाग है। उसके बाद हम लोगों का भारत में भी परमाणु परीक्षण हुआ था, 1998 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, 1974 में हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, 1974 राजस्थान के पोखरन में हुआ था। तो वो सब सारा प्रश्न हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद रेडियो सक्रिय तत्व के कुछ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कुछ समस्थानिक पर हम लोग निर्भर बात करेंगे, समस्थानिक पर, है कि नहीं। जैसे कैंसर का इलाज किसी के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किसमें करते हैं, पत्थर वगैरह, हड्डी वगैरह को गलाने में किसका करते हैं, तरफ बिल्ली वगैरह थी। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए। तो ये सब चर्चा हम लोग फिर कवर करेंगे, ठीक है। अरे यार, हाँ तो चलो समझो, थोड़ा बिल्ली है एकदम इधर उधर कुत्ते पुत्ते रहती है, ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे आपका अगली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करेंगे। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।